ये आपके सामने चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी बंद है। अब जब एंट्री टेस्ट के हवाले से इस चैप्टर को स्टडी करते हैं कि जो आपका एंट्री टेस्ट है इसमें आपका जो बुक वाले एमसीक्यूज हैं बेटा जी वो भी शामिल होते हैं और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं वो भी करने होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल एक नए एंगल से पढ़ोगे और कुछ बिल्कुल नई चीज़ें आप स्टडी करोगे इसके अंदर, जो कि आमतौर पे फन गेट के अंदर, फन गेट का मतलब है कि जी की और प्यास के जो टेस्ट में चीज़ें आ रही होती हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ स्टडी करनी है। वो आम आपका जो कोर्स है उसके अंदर वो शामिल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उनके यहाँ पे हम उनको पढ़ेंगे और बता कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें चीज़ स्टडी करते हैं वो है जी वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन जी आपके पास पहली डेफिनेशन मैथमेटिकल है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैं जस्ट यहाँ पर टिक कर दूंगा या हाईलाइट कर दूंगा, और जो चीज़ें नहीं लिखी वो मैं लिखता चला जाऊंगा। आपने वो नोट कर लेनी है। ये नोट्स मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा आपकी टीम्स के पेज के ऊपर, जैसे पहले भी कर रखे हैं नोट्स, तो ये है कि ये आपको मिल जाएगा। हाँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं लिखूंगा तो वो आपने नोट करनी है लाजमी। बाकी जिन्होंने इससे भी नोट करना है इसको भी नोट करते रहें साथ साथ करना चाहते हैं। वर्क डन तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इसमें एक बार नोट करने वाली है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट फोर्स, अब फोर्स वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स स्टडी कर रहे हैं। वेरिएबल फोर्स का बाद में देखेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट होती है और वो बॉडी को डिस्प्लेस करती है थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन है। अब ये डॉट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी के इक्विवेलेंट होने की वजह से, और डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर ही होता है। अब डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं तो एफ टी कॉस ऑफ थीटा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू निकलते हैं कॉस ऑफ थीटा की वजह से, क्योंकि थीटा एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनी हुई है। अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम वर्क डन होता है, 90 डिग्री पे मिनिमम या जीरो वर्क डन होता है, और 180 एंगल पे अगर ये होंगे तो वो नेगेटिव वर्क होता है और मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे ये बात नोट कर लें, ये मैं लिखने लगा हूँ इधर। अगर आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी आता है, इसका मतलब है कॉस 0 डिग्री आप ले रहे हो सेम डायरेक्शन, लेकिन यही आंसर माइनस एफ डी आ जाता है। आप कॉस 180 डिग्री अप्लाई कर रहे हो, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब यहाँ पे छोटी सी बात है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि एक गाड़ी का इंजन गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाता है और गाड़ी को 100 किलोमीटर की स्पीड पे ले गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बड़ा हाई वर्क डन कर रहा है। इन गाड़ी को एकदम रोकना पड़े तो हम ब्रेक लगाते हैं। इंजन लाखों का आता है, ब्रेक चंद हज़ार की आती है, लेकिन वो ब्रेक वही वर्क डन करेगी गाड़ी के ऊपर जो इंजन ने किया था, तभी गाड़ी रुकेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में बस ये वर्क डन होगा। तो नेगेटिव वर्क डन मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम ही कंसिडर किया जाता है। सिर्फ ये है उसका मसला, उसमें फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है या 180 डिग्री तक होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आ गई सामने। आपको मैथमेटिक्स के अंदर एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, वो यहाँ याद होना चाहिए। 0, 90, 180, 270 का हम जिक्र ही नहीं करेंगे। वेक्टर्स में एंगल कभी भी 180 से ऊपर नहीं होता। 180 से 180 डिग्री आखिरी एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, हाईएस्ट एंगल है। इससे ऊपर एंगल इनके बीच में नहीं होता, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स में नहीं होगा, यानी वेक्टर्स के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ पर अब आपके पास जो पहला क्वाड्रेंट है
0 से 90 के इन बिटवीन। इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो अगर एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन है तो पॉजिटिव वर्क डन, 90 और 180 के इन बिटवीन है तो नेगेटिव वर्क डन, या 180 के इक्वल भी है तब भी 90 डिग्री पे 0 वर्क डन। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। वर्क डन के जब यूनिट्स की बात करते हैं तो एसआई यूनिट में तो जॉल है, जो न्यूटन मीटर की इक्वल है, ये लिखा हुआ है इधर देखें जरा, जॉल न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा जो इसके यूनिट बन सकते हैं वर्क डन या एनर्जी के, वो वाट सेकंड है, यानी पावर के यूनिट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हम आगे जाके पावर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकालिए, P इंटू टी, तो पावर का यूनिट वाट है, इसके साथ अगर टाइम आ जाए ना तो वो बन जाएगा वर्क डन या एनर्जी का यूनिट, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से MCQ निकल आते हैं। अगर मैं किलो वाट को डे के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, किलो वाट डे, यानी सारा दिन हम 1 किलो वाट की पावर इस्तेमाल करते हैं, तो एनर्जी किलो वाट डे कहलाएगी। ये भी पावर की का नहीं है, ये वर्क डन का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है। इसी तरह किलो वाट आर, वो भी आपका एनर्जी का यूनिट। हाँ, खाली किलो वाट होता, अकेला मेगा वाट होता, तो ये पावर के यूनिट होते, लेकिन जब टाइम लग गया साथ में तो वो वर्क का यूनिट बन जाता है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद या 2-4 MCQ के हवाले से इसके यूनिट्स का देख लें। 1 किलो वाट आर 3.6 मेगावाट मेगा जॉल। अब यहाँ पे भी MCQ निकल सकते हैं। आपको कह सकता है कि 10 किलो वाट आर किसके बराबर होता है, वो 10 की जगह 100 किलो वाट आर पूछ सकता है, 1000 किलो वाट आर पूछ सकता है आपसे। तो बस आपने ये 1 किलो वाट का आंसर है, जब 10 किलो वाट की बात करेगा तो बोथ साइड पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 किलो वाट की बात करता है तो दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड सो ऑन। इस तरह आप मजीद इसके MCQ बना सकते हो। उसके बाद कैलोरी का जिक्र है, 4.18 एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन हम आमतौर पे 4.2 जॉल ये यूज़ करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कैलोरी 4.2 जॉल के इक्वल है। अब ये तो 1 कैलोरी है ना, तो अगर मैं 10 कैलोरी का पूछ लूँ तो वो बन जाएगा 42 जॉल, 100 का पूछेंगे तो 420 जॉल, एंड सो ऑन। मतलब आप प्रीफिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो हायर वैल्यूज आ सकती हैं, और उसके ऊपर भी MCQ बन सकते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूला आता हो तो आप बाकी चीज़ें खुद हल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है एटॉमिक यूनिट है, स्मॉल स्केल के ऊपर एनर्जी का 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के बराबर होता है। अगर आप इसको रिवर्स में करें, यानी 1 जॉल की बात करते हैं, तो वो 1 जॉल इक्वल टू आ जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल। अर्ज में अगर बात करेंगे तो 1 जॉल में 10⁻7 अर्ज मौजूद होते हैं। अर्ज जो है ना, ये असल में अर्ग भी पढ़ते हैं बाज़ लोग इसको, तो ये है कि इसका जो यूनिट है ये CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। जो स्मॉलर सिस्टम है SI का, तो उसमें ये अर्ज बन जाता है यूनिट, जिसमें उसमें फोर्स का यूनिट भी डाइन हो जाता है, याद रखिएगा। और ग्राम यूज़ करते हैं किलोग्राम की जगह। तो इस पेज पे जितनी बातें लिखी हैं वो सारी हमारी मुकम्मल हो गई। बिल्कुल एंड पर आपको एक कंपैरिजन नज़र आ रहा होगा। सबसे बड़ा यूनिट एनर्जी का किलोवाट आवर है, फिर कैलोरी है, और फिर आर्ज है, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इनकी तरतीब भी पूछी जा सकती है आपसे MCQ के हवाले से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वो जो मैं जिन MCQs की बात कर रहा था उनका जिक्र है, वो आप नोट्स में से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्क डन के जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे लिखे हैं बाकायदा नोट्स में। एक ये मैक्सिमम वर्क डन के 2 पॉइंट्स हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर।
एक 90 डिग्री पे मिनिमम वर्क डन है। उसके बाद किस एंगल पर वर्क डन मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगा, एफडी का हाफ होगा। वो 60 डिग्री है क्योंकि cos 60 1/2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है। 0 और 90 के इन बिटवीन वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये भी मैं वो आपको बता चुका हूँ उसमें क्वाड्रेंट के हवाले से। और 90 और 180 के इन बिटवीन वर्क डन नेगेटिव होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने सेट करनी है, ये ज़रा सिंबल बनाया हुआ है, इसको जी, यानी कि 180 से लेस और 90 से ग्रेटर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास के अंदर कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज के हवाले से ये लिखा हुआ है कि अगर 120 जॉल आपके ऊपर एक वर्क डन है और एक -120 जॉल वर्क डन है, ठीक है, तो इसमें -200 जॉल वर्क डन है। अब इसमें कोई पूछता है कौन सा बड़ा वर्क डन है कौन सा, आमतौर पे बच्चे जवाब देते हैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं या फिर रिपीट कर दूं कि हम मैथमेटिक्स नहीं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें 200 जॉल नेगेटिव वर्क डन, लार्जर वर्क डन है 120 जॉल के मुकाबले में। ये पहला जो बना हुआ है ये, इसमें दोनों इक्वल हैं। और W1 जो थर्ड ऑप्शन है उसमें W1 ग्रेटर है 120 जॉल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक आता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है ना, इसमें एक बॉडी को आप ऊपर उछालते हो या ऊपर ऊपर लेके जाते हो, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा इसके ऊपर। बाय ग्रेविटी, वर्क बाय ग्रेविटी, इसे आप हेडिंग दे सकते हो वर्क बाय ग्रेविटी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नंबर 1 केस वर्क बाय ग्रेविटी -mgh होता है, क्योंकि आप तो ऊपर जा रहे हो बॉडी को लेकर, आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, 180 डिग्री एंगल बनेगा। इसी तरह अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका यही वर्क डन पॉजिटिव होगा बाय ग्रेविटी। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं इस तरफ, उसमें आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगती है, यहाँ एंगल 90 डिग्री निकल आता है, यहाँ वर्क डन 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज़ उठा के लेकर जाते हैं तो वर्क डन 0 होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड में पॉजिटिव होगा। लेकिन ये सारे वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन है। अब इसी केस को ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। वर्क बाय पर्सन या बाय मैन, जो बंदा सामान उठा के लेके जा रहा है उसके उसका वर्क डन क्या है। जब वो बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है, वो फोर्स भी ऊपर लगा रहा है, आदमी ऊपर फोर्स लगाता है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो इस केस में बंदे का अपना वर्क डन +mg है। ठीक है। हाँ, जब वो किसी चीज़ को नीचे लेके आ रहा है उस वक्त बंदा अपनी फोर्स ऊपर लगा रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा होता है। यानी हम रस्सी से कोई चीज़ बांध के नीचे कुछ आती हैं छत से, तो 180 डिग्री एंगल, तो इस केस में ये वर्क डन नेगेटिव होगा। यानी ये वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय पर्सन दोनों के साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहाँ ग्रेविटी का नेगेटिव है वहाँ बंदे का वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जहाँ ग्रेविटी का पॉजिटिव है वहाँ बंदे का नेगेटिव हो जाएगा। अलबत्ता हॉरिजॉन्टल मोशन में आदमी फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ और जाते आप हॉरिजॉन्टली हैं, वो एंगल 90 डिग्री ही रहता है, तो ये वर्क डन 0 ही रहेगा। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट आपके पास अब ये एमसीक्यूज हैं एक दो। इन एमसीक्यूज में 20 न्यूटन की फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कह रहा है जी 50 जॉल वर्क डन हुआ है, बताओ एंगल कितना है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना आपका, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। W की वैल्यू पता है आपको, 50 लगा दोगे, फोर्स 20 लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट 5 कर दोगे, ये 5 10 आ गया, 0 0 से कैंसिल हो गया,
1/2 cos ऑफ थीटा है, और ये cos 60 का आंसर होता है। थीटा आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है जी, थीटा 60 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री को हमने टिक भी किया। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है सिंपल। इसी तरह आगे भी 2-3 क्वेश्चन है, वो आप देख लेंगे, मसला नहीं, ठीक। अब ये है कुछ ग्राफिकल मेथड के जरिए वर्क डन निकालना। अब आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स होती है, एक वेरिएबल। हम अभी कांस्टेंट फोर्स का जिक्र कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स के जरिए अगर आप वर्क डन निकालते हैं तो फोर्स आपकी अगर कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये उसका एरिया कहलाएगा, और ये एरिया वर्क के बराबर होगा, और ये एरिया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है एरिया इज इक्वल टू वर्क। फोर्स कांस्टेंट हो या ना हो, दोनों केसों में फॉर्मूला यही लगेगा। अच्छा, इसमें अब फोर्स हो सकता है इस तरह आने के बजाय ये ट्राइंगल बना दे, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देना एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमने सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की थी मोशन में बहुत डिटेल के साथ। अब वहाँ डिटेल के साथ डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि आपको कम से कम ग्राफ्स की हावनो बहुत अच्छी तरह से हो जाए। उस लेक्चर को भी दोबारा रिपीट कीजिए। आजकल वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है, अगर इस तरह का ग्राफ आता है सर्कुलर शेप का, ये ग्राफ शो कर रहा है कि आप इधर से चले उधर वापस आ गए। इस केस में वर्क डन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो होगा। ये जो आपके पास नंबर 4 पे सर्कल शो हो रहा है। अच्छा, बार बार हम जब वर्क डन निकालते हैं, अब ये बात नोट कर लें आप, कि नेगेटिव वर्क डन भी तो होता है। यानी आपके पास हम यूं कर लेते हैं कि ये 0 है, ये 2 है, और है ये, और इसको 8 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम यूं करते हैं कि 10 ले लेते हैं फोर्स, और ये -10 फोर्स ले ली। इसका मतलब है आपके पास ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो एक हमें वैल्यू दी गई कि 10 के सामने 0 से 2 से 4 4 तक आंसर आया। दूसरा हमारे पास जो इसमें आंसर आ गया वो आ गया -10 के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ब्रेक लग गई इसमें गाड़ी की, और फिर दोबारा एक्सेलरेट हो गई गाड़ी। अब इसको मैं जब पूरा करता हूँ तो ये रेक्टेंगल सी बनती है, एक इधर बनती है, एक ये नीचे बनती है, और एक इधर बनती है। अब इसका वर्क डन निकालेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि इसका वेट 2 4 माइनस करते हैं तो 2 आता है, और 10 तो ये 2 इंटू 10, इसका आंसर 20 है। इसका भी आंसर 20 है, और इसका आंसर -20 है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है टोटल वर्क डन कितना हुआ है। तो टोटल वर्क डन की जब भी बात आती है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी वर्क डन है उनको पॉजिटिव ही लेके ऐड करना होता है। नेगेटिव साइन हम इग्नोर करते हैं। टोटल वर्क में टोटल वर्क तो तीनों का ऐड कर दो पॉजिटिव वैल्यूज, तो वो तो 60 आ जाएगा टोटल। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है नेट वर्क डन कितना हुआ है, तो वो आपके पास एक वर्क डन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फिर एक पॉजिटिव है, ये अब 20 जॉल आ गया। ये थोड़ा सा फर्क है। नेट में हम नेगेटिव साइन को कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हैं, और टोटल में नहीं। ये चीज़ हो गई आपकी। चलें, इतना तो हमें पता लग गया कि जब हम वर्क डन मालूम करते हैं तो वो एरिया ऑफ द ग्राफ के इक्वल होता है, और इस एरिया को मालूम करने के लिए या तो वो कोई रेक्टेंगल बनेगी, लेंथ इंटू विड्थ का फॉर्मूला लगेगा, ट्राइंगल बनेगी, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूले लग सकते हैं आपके, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके बाद आपके पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। अच्छा, ये कुछ न्यूमेरिकल यहाँ हुए भी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, उसको आपने स्टडी करना है। वर्क बाय वेरिएबल फोर्स,
अब अगर हम बुक के हिसाब से चलें तो हमारा जो वर्क डन आता है उसमें आपको पता है यहाँ पर कर्व आती है। कर्व में हम क्यों करते हैं कि ये जो ग्राफ है इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सो स्मॉल के हर पार्ट के लिए आपका जो फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है। अब ये चीज़ आपकी एफ कॉस ऑफ थीटा कहलाएगा और ये जो पोर्शन है ये आपका डेल्टा एक्स कहलाएगा, डेल्टा एक्स 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा F1 कॉस थीटा 1 डेल्टा x1, पहला रेक्टेंगल का आंसर, फिर दूसरी रेक्टेंगल आ जाएगी, यानी ग्राफ की दो डिफरेंट पोर्शन हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। करते करते आपने आखिर वैल्यू n तक जाना है, जो भी होगी, जो भी आखिरी वैल्यू वहाँ तक हम जाएंगे, ये टोटल वर्क डन आ गया। इसको समेशन में लिख देंगे, I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे ये 1 2 3 को I से शो कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला जो आपका बुक में ही। अब ये तो हो गया, लेकिन ज़्यादा आपके पास इंटरवल आ जाए ना तो इसको आप कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल में, और ये बात तब आपने समझने वाली है आपके लिए। वर्क डन इसे कहते हैं, वर्क डन बाय इंटीग्रेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की इंटीग्रेशन की जाती है और ए से बी के दरमियान। अब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में कम से कम इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ चुके हो। अब उसमें आपने इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन अपने आपको कैसे या मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि मैंने तो एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने भी यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जहन सोचेगा कि हम करेंगे क्या। डॉट प्रोडक्ट का मसला नहीं था, उसमें तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। दो वेक्टर होंगे, एक फोर्स का एक डिस्प्लेसमेंट का, उनमें आई जे के होते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से डॉट करते हैं, जवाब आ जाता है। यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि अब क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, अब डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट की निशानी तो बता चुका हूँ, आई जे के होंगे। जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना, इसमें जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होगी, ये बात नोट कर लें आप। फोर्स आएगी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x+3, यानी ऐसी फोर्स होगी जिसमें x आ रहा होगा अगर डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, y आ रहा होगा तो y डायरेक्शन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स भी आएगा वाई भी आ जाएगा। लेकिन वो आपके सिलेबस में एक्स वाई इकट्ठा नहीं होगा, या तो एक्स होगा या अकेला वाई होगा, या इसी तरह से एक एक वेरिएबल के हिसाब से काम करना है आप लोगों ने। और हमें कहा गया है जो एक्स चेंज हो रहा है ना, वो 0 से 1 के दरमियान चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज। अब आपने इंटीग्रेशन के जरिए वर्क डन निकालना है, तो तरीका कार ये होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये ए और बी की जगह लिमिट आ गई, एफ की जगह मैं लिख दूंगा 2x+3, डी एक्स की जगह डी एक्स ही रहेगा। इंटीग्रल को ओपन करेंगे, 2x के साथ इंटीग्रेशन अलग करेंगे और 0 1 साथ साथ चलता रहेगा, ये एंड पे जाके काम करेगा। अब इसको हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे, इसमें से बाहर आ गया एक्स डी, 3 भी बाहर आ गया और अंदर 1 बचा। अब आपने इंटीग्रेशन की हुई है, उसका फॉर्मूला यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ मैं, एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन हो तो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन हो जाती है। अगर 1 की इंटीग्रेशन करनी है तो x आंसर आएगा। अब ये यहाँ अप्लाई कर दें, 2 के साथ जो अंदर इंटीग्रल में x लिखा हुआ है, जवाब होगा x²/2, क्योंकि उसकी पावर 1 है ना वहाँ पर, तो उसको कर देना x², तो x पावर 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी पावर,
पावर 2 आएगी, उसी से हमने डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप। अभी लिमिट मैंने अप्लाई नहीं की, अब यहाँ लिमिट को शो करेंगे 0 to 1। फिर ये प्लस का साइन है, प्लस आ गया, 3 अपनी तरफ से बाहर लिखेंगे, पहले लिखा हुआ है, अंदर x का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x आएगा और लिमिट आ गई। अब आप लिमिट अप्लाई करने से पहले ये जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाल दें। इस तरह 2 के साथ पहले 1/2 है वो बाहर आ जाएगा, अंदर x स्क्वायर है और लिमिट 0 से 1 है, ये पहले ही बाहर मौजूद है, x के बाहर 3। अब इसको अप्लाई करें, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर आपके पास आएगा अपर लिमिट 1 है, x की जगह पुटअप करेंगे 1 का स्केयर हो जाएगा क्योंकि x का स्केयर है, और फिर 0 का स्केयर होगा 0 की जगह, प्लस 3 बाहर है, अंदर x की जगह पहले 1 पुटअप किया, -0, यह आ गया 1 - 0 1। अगले स्टेप में चलें कर लेंगे, और ये 1 - 0 यहाँ भी 1 आ गया, ये आ गया 1 + 3, आपका आंसर है 4 जूल। इस मेथड से आपने इंटीग्रेशन के जरिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये अच्छी तरह से नोट कर लें चीज। ठीक है, अच्छा, अब एक दो और जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू आते हैं, उसमें ये है कंडीशन ये होती है फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको एक न्यूमेरिकल में डाटा गिवन होगा जिससे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, जिस तरह, और उसके लिए हम आमतौर पर या तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि वो थोड़ी सी उसकी भी रिवीजन हो जाए आप लोगों के लिए, ताकि उसकी थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए। अब देखें, S = BIT + ½ AT², ये क्वेश्चन चलती है। तो अगर ये मोशन फ्रॉम रेस्ट है तो VI 0 करना पड़ेगा, और दूसरी 2AS = BF² - VI², दूसरी ये चलती है। इसमें अगर एक्सेलरेशन मालूम करना आ जाए तो या तो आपको F/m का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा, ये बार नोट कर लें, या तो फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर A = AF - VI/P, ये इक्वेशन भी यूज़ करके आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। ये कि डिपेंड करता है डाटा क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन को देख के पैनिकिज्म का शिकार नहीं होना, सिर्फ आपने ये देखना है कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट IJ/K की शक्ल में है तो सीधा डॉट निकालो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है तो इंटीग्रेशन करो, और लिमिट्स भी मौजूद हैं। अगर फोर्स आपके पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, तो देखो डाटा में उन्होंने क्या क्या दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, और फिर उसके लिए आपको फर्स्ट या ये सेकंड या थर्ड या तीनों क्वेश्चन मिला के यूज़ करनी पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करा देता हूँ। देखें, वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा F/d, चलो जी हम इनको FS कर लेते हैं, क्यों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम इसी तरह शो करते हैं। अब हम कहते हैं लेट मोशन है, आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ फ्रॉम रेस्ट, तो सेकंड इक्वेशन आएगी S = VIT 0 हो जाएगा ½ AT², या फॉर्मूला में पुटअप कर दें, W का एक फॉर्मूला बन गया F × 1/2 AT², ये एक शक्ल या एक फॉर्मूला की शेप बन गई। अब फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है MA, A का फॉर्मूला आता है F/m,
तो मैं यहाँ एक्सेलरेशन की जगह F/m लगा देता हूँ टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ F²/m टी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूले की शेप बन सकती है। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी दिया है कि हमने न्यूमेरिकल को पढ़ के या MCQ को पढ़ के ये असेसमेंट करनी होगी कि ये जो डाटा हमारे पास गिवन है इससे वर्क डन निकालना कैसे। अब देखें ये वो फॉर्मूले की शेप बन गई। इसमें मैं बता रहा था कि आपको एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए F=ma का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाए, तो एक्सेलरेशन इस तरह से मालूम कर लेंगे। फोर्स आपको पता ही होगी, टाइम पता होगा जितनी देर तक के लिए फोर्स लगी है, इस तरह आप वर्क डन मालूम कर सकते। इस फॉर्मूले से एक और चीज़ भी क्लियर होती है कि फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इम्पल्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब बॉडी पे आप वर्क डन करते हैं तो वो हाफ इम्पल्स का स्केयर ओवर m के इक्वल भी हो। ये इम्पल्स है, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत ले लीजिएगा ft के, ठीक है, इम्पल्स। ये इस तरह अब आपके फॉर्मूलों की शेप चेंज हो रही है। ये फॉर्मूला भी MCQ में पूछा जा सकता है, आपने इसी तरह इनको देखना होता है, करना होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलबत्ता साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको पहले ही कहा था जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएंगे ताकि आपके अपने नोट्स का भी मवाद बनता चला जाए इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक आ रहा है, अब वर्क डन हमने बाय इंटीग्रेशन कर लिया, अब हमारे पास आ रहा है इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, हाँ, अलबत्ता ग्रेविटेशन फील्ड के हवाले से हमारे पास दो किस्म के फील्ड होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड उसको कहते हैं जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या जीरो हो जाएगा क्लोज पाथ के ऊपर। जिस फील्ड के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, कंजर्वेटिव फील्ड की जब हमसे एग्जांपल पूछी जाती है हमारी बुक्स में लिखी हुई है, एक उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड था और नहीं है। मसलन वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होता भी लेकिन ज़्यादातर ये नॉन कंजर्वेटिव इसको लिया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो वर्क डन का है ना वो थोड़ा सा उसमें जो डिपेंडेंस हो जाती है अपॉन पाथ वो उस पर प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को कंजर्वेटिव की कैटेगरी से निकाल रहे हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की कैटेगरी में से डाल रहे हैं। ज़्यादा केसेस के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थोड़े बहुत हैं कंजर्वेटिव के, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों और मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो है वो 100% कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो यहाँ मैस स्प्रिंग सिस्टम आप याद रखेंगे वो भी कंजर्वेटिव की कैटेगरी में लाई करता है, तीसरी एग्जाम्पल पर ग्रेविटेशन फील्ड की जगह पर। ये आपके लिए एक नई बात है बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहा हूँ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर। मैग्नेटिक फील्ड को आपने नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की कैटेगरी में रखा, ठीक है। पुराने हमारे बुक्स में लिखा होता था, अब नहीं लिखा हुआ, इसलिए लेकिन पढ़ाते हुए बाद बच्चों को लिखवा भी देते हैं, बता भी देते हैं, लेकिन ये एंटी टेस्ट के हवाले से आपने बड़ा क्लोज चलना होता है चीज़ों को लेके, तो ये आप याद रखिएगा जहन में। उसके बाद हमारे पास ये फील्ड्स के बाद जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास टेंशन आ जाती है इन द स्ट्रिंग, नॉन कंजर्वेटिव है। जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं सब नॉन कंजर्वेटिव हैं। प्रोपेलिंग फोर्सेस भी तमाम की तमाम, अब चाहे वो मोटर की प्रोपेलिंग फोर्स हो या फिर रॉकेट की प्रोपल्शन फोर्स हो, जितनी प्रोपल्शन फोर्सेस आ जाती हैं ना वो सब के सब नॉन कंजर्वेटिव में आती हैं, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर टेंशन भी बता दी, और जितनी भी आपकी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये नॉन कंजर्वेटिव आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पावर। पावर असल में आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ये बेसिक फॉर्मूला जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर वर्क है नीचे टाइम है।
या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं इतना बड़ा। अगर फोर्स और वेलोसिटी आई जे के की शक्ल पे होंगे तो आपने जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, पावर आ जाएगी। पावर का अपना यूनिट वाट होता है, जॉल पर सेकंड जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में तो 1 हॉर्स पावर भी चलता है यूनिट, जो 746 वाट के इक्वल होता है। एक बार याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। इवन 1 वाट हॉर्स पावर में कितना होता है, वो 1/746 वाट, 1/746 वाट। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, ये आप लिख लीजिएगा। जब आप 1/746 करते हैं तो आपको आंसर जो है ना वो तकरीबन 1.3 10 पावर-3 आ जाता है, 1.34 10 पावर-3। इसी फॉर्मूले को जब रिवर्स में हम लिखते हैं, 1 वाट इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर, तो ये बन जाता है 1.34 10 पावर-3 हॉर्स पावर। तो जितने भी इस तरह के रिलेशन है ना, इनको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आपने लिख कर याद कर लेना, ताकि वहाँ बैठ के याद आपको डिवाइड ना करना पड़े, उसमें टाइम बड़ा लग जाता है फिर, इसलिए बचत का यही तरीकाकार है कि आप याद करके रखें। फिर अगर आप वर्क डन के जिस तरह आपने किया बाय ग्राफ, पावर भी बाय ग्राफ करनी हो, तो पावर और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो आपके पास एरिया है वो वर्क डन के इक्वल है। याद रखेगा, वर्क डन के इक्वल कब आएगा एरिया, अगर पावर और टाइम का ग्राफ है, क्योंकि इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे ना तो P/T आता है, और ये मैं शुरू में बता चुका हूँ, ये वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन का टाइम के साथ जो ग्राफ लेते हो, इसका स्लोप W/T जिसे कहते हैं, ये पावर के इक्वल होती है। फोर्स और वेलोसिटी या स्पीड का जो ग्राफ होता है वो और बता इनका प्रोडक्ट पावर के इक्वल होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बातें। फिर ये आपका आ गया कि जी आपने मैक्सिमम पावर मालूम करनी है कि किस तरह आप निकालेंगे। इसमें आपके पास ग्राफ है, ग्राफ के 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ये है रेक्टेंगल टाइप, एक में ये ट्रेपेजम कर लें या फिर ट्राइंगल, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला वो स्क्वायर बन जाता है, और उसके बाद एक ये रेक्टेंगल है बड़ी सारी। तो ये इन चारों हिस्सों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका आप, क्योंकि ये ग्राफ है वर्क डन और टाइम का, इनका अगर आप स्लोप मालूम करते हैं तो पावर आती। अब आपको मैक्सिमम पावर पूछी जा रही है तो स्लोप देखोगे कहाँ ज़्यादा है, इधर तो स्लोप ज़ीरो है, इस हिस्से में तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पावर ज़ीरो लग रही है। जहाँ स्लोप ज़ीरो है वहाँ पावर ज़ीरो हो जाती है, यहाँ भी स्लोप ज़ीरो है इस हिस्से में, इसको भी छोड़ दें। ये जो है स्लोप, ये यहाँ स्लोप का आंसर आएगा। अब इसका इस एंड की वैल्यू देख लें और इस एंड की वैल्यू देख लें, नीचे ये बेस आ रही है 1, और ये इसका परपेंडिकुलर आएगा यहाँ से यहाँ तक 40 तक, 10 से 40 तक 30 आता है, तो 30/1 30 आंसर आ रहा है पावर। तो सबसे ज़्यादा पावर लग रही है 1 से 2 सेकंड्स के इन बिटवीन, बाकी जगह पावर कोई खर्च नहीं हो रही। ये एक और एग्जांपल देखेंगे आप नीचे, ये वाली, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है आई जे के की शक्ल में, इनका आपने जस्ट डॉट निकालना है, डन आ जाएगा जो 0 आ रहा है इस वक्त इस गिवन क्वेश्चन के लिए। फिर एक और चीज़ पावर, अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि वर्क डन ओवर टाइम होता है, और वर्क डन आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का शक्ल में भी आ सकती है, mgh की शक्ल में, यानी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी आ सकता है ये फॉर्मूला, यानी 12mv²/t। अब यहाँ पे जब मैंने 12mv² लगा दिया तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी होता है, p²/2m, p यहाँ मोमेंटम है, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट फॉर्मूले बन सकते हैं। उसके अलावा भी एक वर्क डन का फॉर्मूला ऊपर मैं पढ़ा के आया जिसमें टाइम आ रहा था f²t² वाला 1/2m के साथ, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है।
मतलब ये पावर आपसे वो डिफरेंट फॉर्मूलों के हवाले से पूछी जा सकती है। कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, हम बेसिक फार्मूला तो एक ही है, उसके अंदर हम बस मुख्तलिफ फार्मूले पुटअप किए जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस मरहले पर एक बड़ा मशहूर और मारूफ किस्म का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज गिवन है कि जी इतना परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो बताओ जी मोमेंटम में कितना परसेंटेज इजाफा होगा या कम हो गई है काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम कितना कम होगा। या इसी तरह मोमेंटम में अगर कमी या उसके अंदर जो इंक्रीमेंट आ रहा है या डिक्रीज जितना हो रही है परसेंटेज में गिवन हो, तो काइनेटिक एनर्जी का निकालना आ जाए। तो वो आपको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, उसके नोट्स में से डिटेल मौजूद है उसकी जो सामने आपके साथ शेयर हुए में, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है आप शॉर्टकट याद कर लें, वो थोड़ा आसानी से याद हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास ये दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट आपसे पूछा जा रहा हो और मोमेंटम का इंक्रीमेंट गिवन हो, और दूसरा रिवर्स में मोमेंटम का गिवन हो, काइनेटिक का पूछा जा रहा हो। तो फिलहाल जो हम करने लगे हैं उसमें यह है कि हमारे पास परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम गिवन है, आपने परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास गिवन है। लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास है वो हमारे पास है 20% है। लेट्स सपोज हमने फर्ज ही किया। अब इसका जो आपको रिलेशन आएगा वो आप लिख लें, परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसका शॉर्टकट, 2 × जितना परसेंटेज गिवन है मोमेंटम का, इसमें करना है प्लस या माइनस n स्क्वायर, जबकि n क्या है, परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर परसेंटेज चेंज गिवन है 20, उसको 10 पे डिवाइड करें तो जवाब 2 आ गया, n का जवाब तो 2 आ गया। तो यहाँ आएगा 2 × अब आपके पास जो परसेंटेज चेंज गिवन है वो 20 गिवन है, वो यहाँ 20 पुट अप कर दें। अब चूंकि ये इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्लस n स्केयर यानी +2 स्केयर बाकी बचेगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो -2 स्केयर कर देता मैं। तो ये आ गया आपके पास 40 + 4, 44 और आखिर में परसेंटेज लगा दो। यानी कि अगर मोमेंटम में 20% इजाफा किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा 44% होगा। ये बात नोट कर लें, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, बस परसेंटेज चेंज होगी, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। इजाफे के बजाय ये डिक्रीज का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जहां मैंने +2 स्केयर किया है, +n स्केयर की जगह पर वहां -2 स्केयर कर दीजिए, मतलब वहां -n स्केयर कर दीजिएगा। अब लाजमी तो नहीं n2 ही आए, n का जो भी आंसर आ रहा है वो फिर माइनस होगा डिक्रीज में, यानी इसी क्वेश्चन को आप डिक्रीज लेट कर लो। ये मैं कहता जहां मैंने इंक्रीज लिखा है ऊपर, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं डिक्रीज लेट कर लेता हूँ। सब कुछ ये रहेगा, सिर्फ इस स्टेप में आके जहाँ प्लस आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है वो मैं माइनस कर देता, तो ये जवाब जो 44 है इस वक्त, उस वक्त 36 हो जाएगा। तो सब आपको पता लग जाना चाहिए कि इंक्रीज और डिक्रीज हम मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा जो उसमें शॉर्टकट आप पढ़ेंगे वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी का आपको पता हो और मोमेंटम का कैलकुलेट करना हो। परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जी लेट्स सपोज ये 44% की वन है, इसी को हल करके देखते हैं जवाब 20 आता है कि नहीं आता।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज कर गई। तो बताओ जी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। इसके लिए इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी फाइनल रेज टू द पावर 1/2 इंटू 10 माइनस 100। ये इसका शॉर्टकट है। अब देखें 44% आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो गई, तो यहां से निकला काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास आ गई 100 में 44 ऐड हुआ 144%। इसका मतलब है ये है 144, इसका अंडरूट आ गया इंटू 10 आ गया माइनस 100 आ गया। 144 का अंडरूट 12 होता है, 10 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 120। 120 में से 100 माइनस करेंगे, आखिर में परसेंटेज लगा दो, 20% आंसर आ गया, जो कि हमारा सेम आंसर आ रहा है जो पहले वाले सवाल में था। तो ये आपके पास दो मेथड हो गए, इनको नोट कर लें अच्छी तरह, इनको मेमोराइज कीजिएगा, खासतौर से शॉर्टकट, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास जो अगला जो टॉपिक आ जाता है वो एनर्जीज का टॉपिक आता है, लेकिन दो चार छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वर्क डन के हवाले से। अगर आपका वर्क डन आ जाता है इन रोटेशन, तो रोटेशन में वर्क डन का फॉर्मूला बनता है टॉ इंटू थीटा। एक में ज़रा ये बंद हो गया सॉफ्टवेयर, मैं आपको ऑन करता हूँ दोबारा से, फिर हम उसको आगे देखते हैं। जब तक मैं अपनी बात थोड़ा कंटिन्यू रखता हूँ, जब तक ये ऑन हो रहा है। रोटेशन की जब हम बात करने लगे हैं ना वर्क डन की, देखें वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एनालॉजीज आपने यूज करनी है। रोटेशन में फोर्स की जो एनालॉजी है वो टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा है। तो टॉर्क को जब थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वर्क डन इन रोटेशन आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आपने पावर निकालनी है रोटेशन के अंदर, उसका भी कॉन्सेप्ट इसी तरह का है। उसके अंदर सिर्फ आपने इतना करना है कि आपके पास जो पावर का बेसिक फॉर्मूला है वो है फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब फोर्स की जगह यहां पर आ जाएगा टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आप ऐड कर दोगे, तो टॉर्क इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपकी पावर का। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोबारा स्क्रीन, थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन आ जाती है। जी आ चुकी होगी अब तक। अब देखिए मैं जो बात कर रहा था मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, W इज इक्वल टू आ जाएगा टॉर्क इंटू थीटा। ये आपके पास आ गया वर्क डन इन रोटेशन। अब टॉर्क रोटेशन में आई अल्फा होता है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। तो इनको भी यहाँ पे W के फॉर्मूले में पुटअप करके मजीद फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पावर की बात करते हो, वैसे पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ आएगा टॉर्क इंटू थीटा इंटू ओमेगा। अब आप यहाँ पे भी ये टॉर्क का फॉर्मूला जो है दो दो बनते हैं, दो किस तरह, एक टॉर्क का ये आई अल्फा लिखा है और एक आई की वैल्यू mr² ओमेगा, ये दोनों फॉर्मूले इनमें या इनमें यूज करके मजीद फॉर्मूले आप डेवलप किए कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई इतना मसला नहीं। ठीक है जी।
फिर एनर्जीज की जब आप बात करते हो तो आपके पास एनर्जी है रेट ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम कोई बॉडी कर सकती है तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी है। अब कोई बॉडी बॉडी चल सकती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी आ जाती हैं, और टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल का हम सम लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। काइनेटिक की भी आगे टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सारी मिल मिला के आपके पास टोटल एनर्जी बनती है, या जिसे इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने मैकेनिक्स के अंदर वो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का। मैकेनिक्स में हम आमतौर पर टोटल एनर्जी, दो एनर्जीज का सम ले लेते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल का। दूसरा को जब फोल्डर आते हैं ऊपर से नीचे की जानिब, ऊपर उसकी तमाम की तमाम एनर्जी पोटेंशियल होती है, ऊपर से जब वो नीचे फॉल करती है तो यही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh है आपके पास। इसमें एक बार याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर हम टॉप से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो mgh1 है, लेकिन बॉटम से निकालेंगे mgh1 प्लस h2। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, के हिसाब से हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आता है कि ब्रिक्स या बुक्स रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर और उनका आपने टोटल वर्क डन निकालना है। बड़ा आसान सा तरीका है इसका। ये एक इसका शॉर्टकट लिखा है आपके सामने, ये नोट कर लें। टोटल जितनी किताबें या ईंटें हैं वो एन की जगह पुटअप करके हल कर लें। mgh फॉर्मूला आपका, वैल्यूज हैं जो भी हैं पुटअप कर लें, जवाब आ जाएगा। एक बार याद रखिएगा, इसमें पहली ईंट या पहली बुक का कोई वर्क डन नहीं होता इसका। बाकी जितने वर्क डन है से ऊपर वालों के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एक आ जाता है वो रिएक्शन के वाले से सवाल आ जाता है। यानी ये दूसरा जो आपकी दूसरी जो ईंट या बुक रखी हुई है, इसका रिएक्शन पूछा जाता है 3 के ऊपर कितना होता, कितना होगा। अगर इसका मैं कहता हूँ जी वेट मेरे पास लेट्स सपोज mg है आपके पास, तो ये दो का मिला के 2 mg हो जाएगा। ये दोनों 2 mg वेट दो पे लगा रहे हैं, तो दो वापस 2 mg ही रिएक्शन कर रहा होगा। इसी तरह तीसरे जो आपको नंबर नजर आ रही है, तीसरी जो ईंट नजर आ रही है, ये कॉइन हो सकता है, ईंट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, बुक हो सकती है। इसके ऊपर कितना रिएक्शन लग रहा है, तो जितना एक्शन लगेगा। अब इसके ऊपर आखिर में सिर्फ एक ही ब्लॉक रह गया 4 वाला, उसका अगर mg वर्क वेट है तो उसका रिएक्शन भी mg होगा। ये तो एक्शन रिएक्शन के हवाले से मामला आ गया, और वर्क डन के हवाले से फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने। ये दोनों रिलेशन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि आपके पास जो ये रिलेशंस हैं, इनमें एक और रिलेशन का इजाफा कर लीजिए, हाफ एम वी इंटू वी, तो हाफ पी वी। ये भी फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन में। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और इसमें अगर मास को कांस्टेंट करेंगे तो ये रेशियो चलेगी एनर्जी और मोमेंटम की। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एनर्जी और मास की रेशियो ये लिखी हुई है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो एनर्जी और मोमेंटम और मास की रिलेशन ये है। ये आपको इसका याद होना चाहिए। अब इसी की बुनियाद पर मैं कहता हूँ मोमेंटम की अगर आपसे रेशो पूछी है, काइनेटिक एनर्जी सेम हो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की, तो प्रोटॉन अगर m1 की जगह पर है, अल्फा m2 की जगह पर है, तो प्रोटॉन का मास m लिया जाता है, अल्फा का 4m। तो 1/4 का रूट 1/2 रेशो आ जाएगी। ये यहाँ पे एक MCQ हुआ भी है इससे मुतल्लिका। इसमें याद रखेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास m लिया जाता है, और अल्फा का मास 4m लिया जाता है। जबकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई होता है और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल
प्लस 2E होता है। इसके बाद आपके पास जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये सारा का सारा एनर्जीज और मुकम्मल हो जाता है। फिर एक आपके पास रहती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और आम पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि आम पोटेंशियल एनर्जी जब हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में बात करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट की जब बात करेंगे तो एक पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा और एक इन्फिनिटी के ऊपर होगा। ये बात याद रखिएगा। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास -GM बॉडी का और कैपिटल G और ओवर R, स्केयर इसमें नहीं होता। जिसे आमतौर पे आप फॉर्मूला R स्केयर पढ़ते हो, यहाँ स्केयर नहीं होगा। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। शेयरिंग मैं दोबारा कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बंद हो गया है, दोबारा से एक्सीडेंटली हो जाता है। एक बार आपका लेक्चर भी इसी तरह हुआ तो मैंने फिर उसको रिकॉर्ड करके मुझे देना पड़ा था आप लोगों को। जी मैं हमें अब आपके पास देखें स्क्रीन शायद आने वाली है, आगे ही होगी। इसमें यह मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें जब स्क्रीन अगर गायब होती है। बाज़ा मुझे पता लग जाता है, बाज़ा मैं बोल रहा होता हूँ तो स्क्रीन आपके एंड से गायब होती है, मेरे एंड पे आ रही होती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी चीज़ें कराई हैं, उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक आ जाता है आपके पास। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये है कि बॉडी पे किया गया वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब लाजमी नहीं खाली काइनेटिक एनर्जी ही हो, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, और केमिकल एनर्जी भी हो सकती है। और ये सारे रिलेशन अभी आपको मैं डिस्कस करके आ चुका हूँ। एक तो वर्क एनर्जी रिलेशन होता है ना, W=12 mv²। और काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर आप ये वाला रिलेशन भी मैं प्रूव कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, दिस वन। तो ये सारे मुख्तलिफ रिलेशंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, उसकी ड्राइव भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी इसमें आमतौर पर आ जाता होता, वो ये रिलेशंस का ही है। आपको ये रिलेशन बस को याद करने हैं, बाकी ये एफिशिएंसी वाला आपके लिए नहीं है। मशीन्स का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसका। मशीन आपके पास होती हैं कि वर्क को इजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करके। इसमें एक मैकेनिकल एडवांटेज आता है, जो आपके पास जितना आपने लोड उठाया और जितनी एफर्ट लगाई है उनकी रेशियो होती है। ये फॉर्मूला आप देख लें इसका मैकेनिकल एडवांटेज का। और दूसरी आपके पास एक एफिशिएंसी होती है, ये एडवांटेज का फॉर्मूला है। और ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है लोड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड एंड एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, यानी कि जितना आउटपुट है और जितना इनपुट वर्क डन है उन दोनों की रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से बड़ा है तो आप थोड़ी कुव्वत से ज़्यादा लोड उठा रहे हो, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही वजन उठाने के लिए, और इक्वल टू 1 का मतलब बराबर बराबर काम हो रहा है। ये एक दो बातें आपके नॉलेज के लिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि है तो वर्कडन से मुतल्लिक़ चीज़ें है, मशीन से है लेकिन वर्कडन से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं ये। फिर आपके पास इसमें एफिशिएंसी आ जाती है अगर डिवाइसेस में, तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी आपने पढ़ी हुई है 25 से 30% होती है, डीजल की तकरीबन 35 से 40 या 34 से 40% होती है। स्टीम जो आपके पास टरबाइन होती है वो भी 34 से 46% होती है। और उसके अलावा स्टीम लोकोमोटिव जो होती हैं ये 35 to 40% होती हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है? चेंज ऊपर रखा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखा जाता है और 100 से डिवाइड किया जाएगा। शॉर्टकट बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। वही क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके। हम एज्यूम कर रहे हैं हमारी इनिशियल पावर 100 है और इंक्रीज इन इनिशियल मोमेंटम 100 है और इंक्रीज इन मोमेंटम 20% है इसके अंदर, लेट्स सपोज
तो फाइनल मोमेंटम 120 हो जाएगा। अब आपके पास ये रेशियो है एनर्जी और मोमेंटम के हवाले से, अभी विषय बताकर आया हूं मैं आपको। इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करके आपके पास इनिशियल, एक तो चेंज मालूम, इनिशियल वैल्यू मालूम है, वो आपने लेट की है 100 और फाइनल आपके पास 120 हो गया है। ठीक है, इनको पुटअप करें और इसके बाद आप चेंज निकालना चाहते हैं तो चेंज निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये रेशो आ गई P1 P2 की एनर्जी की वैल्यू लगा के। अब इन दोनों को आप लेट करेंगे कि P1 10 है और P2 फाइनल वैल्यू 11 है, तो P2 में से P1 निकालेंगे 1 आंसर आएगा। ये चेंज आ गया। अब फॉर्मूला है चेंज ओवर ओरिजिनल इंटू 100%। ओरिजिनल हमारे पास यहाँ पर आंसर 10 है, यानी P1 ओरिजिनल कहलाएगा, तो 1/10 इंटू 100, 10% इंक्रीमेंट आ रहा है आपके पास। मोमेंटम में इंक्रीमेंट 10% है, अगर एनर्जी को आप लेट कर लेते हैं इन्हीं वैल्यूज के वाले। तो ये पूरा प्रोसीजर है, लेकिन ये करने के बजाय वो जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया ना वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं नीचे से अगर ऊपर करते हैं, मैंने ऊपर से नीचे वाला केस अभी आपको बताया था जिसमें पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर रिवर्स कर देते हैं आप तो काइनेटिक पोटेंशियल में तब्दील होगी। इस केस में लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक के इक्वल होती है। इसमें दो किस्म के केस हम पढ़ते हैं, एक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन और इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। उस वाले से दो रिलेशन बनते हैं, वो आपको आने चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दो केस हैं, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं एक, और एक नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हुए लॉस है आपके पास पोटेंशियल का और गेन है काइनेटिक का। ठीक है, एक केस तो ये है हाफ mgh और यहाँ आएगा h1 माइनस h2, हाफ m v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर विदाउट एयर फ्रिक्शन। अगर एयर फ्रिक्शन आ जाती है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन जो एफ डी होता है, या एफ एच कर लो, जो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है एफ एच। एच डिस्टेंस या हाइट है कवर्ड, और एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इसी तरह अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो लॉस हो जाएगा इन काइनेटिक और गेन होगा इन पोटेंशियल, इतना सा फर्क पड़ेगा। उसकी वजह से थोड़ा सा शेप में फर्क आ जाएगा। पहली शेप में तो उतना खास फर्क नहीं आता, सिर्फ ये आता है हाफ m। अब जाहिर बात है ऊपर जा रहे हैं आप लोग तो v1 स्केयर माइनस v2 स्केयर हो जाएगा, जो कि पहले 2 माइनस 1 था, और यहाँ आ जाएगा का mg। अब आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे जो पहली हाइट है h1 है, तो h2 माइनस h1। लेकिन एक बार नोट करना, अगर इधर h2 माइनस h1 है तो इधर v1 स्केयर माइनस v2 स्केयर है, और नीचे आते हुए ये काम रिवर्स हो जाता है। ये बाज़ फॉर्मूला भी तो एमसीक्यू में आ जाता होता है ना, इससे फॉर्मूले की शेप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो सेकंड केस है वो है विद एयर फ्रिक्शन। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। फिर एक इसमें स्केप वेलोसिटी का टॉपिक है छोटा सा। अब स्केप वेलोसिटी ये होती है कि आप बॉडी पे इतना वर्क डन करें कि वो आपकी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाए। एम एम से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √2 जी एम ओवर आर, तो 2 g r के इक्वल होता है। और याद रखिएगा आर यहाँ पे होता है हाइट ऑफ सैटेलाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट अगर कम है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर भी ले सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, जो 6.4 10⁻⁶ होता है। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर इसका आता है, आपको पता है ये बुक में आपने किया।
फिर आपके पास चैप्टर में कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाते हैं, वो आप बुक से पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं आपके पास, वो तो ये आपका फ्यूल है, जितना भी आपको इसमें ऑयल शामिल है, फन्नस ऑयल शामिल है, पेट्रोलियम शामिल है, गैस वगैरह शामिल है, कोल शामिल है, वुड शामिल है, ये सारा का सारा आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसमें विंड शामिल है, एनर्जी ऑफ वेव्स शामिल है, जिन्हें आप साल्टर डक्ट के ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हवा को भी आप विंड मिल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास वाटर की पावर है, डैम्स के अंदर शिफ्ट करके आप इसको भी इलेक्ट्रिसिटी में भी जनरेट करवा सकते हैं इसके ज़रिए। हाइड्रो पावर, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है जिसे जियोथर्मल हीट कहते हैं। सन के अंदर हीट है जिसे आप अपने सोलर सेल के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको याद होगा एक सोलर कांस्टेंट होता है कि क्लियर डे हो तो जो आपकी एनर्जी पहुंचती है वो 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर आउटर एटमॉस्फेयर में आती है, और ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते 1 वाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास रह जाती है टोटल एनर्जी, तो ज़मीन तक पहुंचती है। ये कुछ बातें थी इस चैप्टर 4 की। इसमें जी ये एक दो ग्राफ हैं कि अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इनवर्स में कर्व लाइन हो सकती है। अब ये जो कर्व लाइन होगी, दो तरह की कर्व लाइन होती हैं, या तो ये कर्व लाइन इस तरह आएगी, ये नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, और ये वाला जो बना हुआ है ये लीनियर बिहेवियर है, लीनियर। अंडरवुड के अंदर ग्राफ आ रहा है तो ये कर्व है, या डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है नीचे वाला, और ये डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंट। जी बेटा, दोबारा बोलिए जरा। किसी ने बेटा सवाल किया है क्या? ये लगा है कि किसी ने सवाल किया है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये वर्क डन है बाय ग्राम इंटीग्रेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ इसमें ये जो फॉर्मूला डिस्कस करने की मैं इसलिए ज़रूरत महसूस कर रहा था कि अगर इसका कोई सवाल आ जाए तो यू शुड नो। अगर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वर्क डन ऑफ फोर्स ग्रेविटी की फोर्स है ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट डी आर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ऊपर जाते हुए तो नेगेटिव साइन आएगा 180 डिग्री। नेगेटिव साइन को आप एक तरफ करते हैं फिलहाल, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है 1/r² को। 1/r² को इंटीग्रेट करने के लिए आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है r⁻², dr -2 में एक ऐड होगा, उसी से डिवाइड करोगे, r⁻1/-1/r बनता है। इस लिहाज से आप ये चीज़ बना लोगे। ये इसमें लिमिट अप्लाई करोगे अपर माइनस लोअर, तो ये आएगा 1/r2 -1/r1। लेकिन बाहर चूंकि यहाँ एक नेगेटिव साइन चल रहा है शुरू से, ठीक है, वो नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा तो ये बना देगा 1/r1 -1/r2। बाकी ये कांस्टेंट साथ रहेगा, और ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो जाता है। फिर इसमें एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये आपके वर्क डन आपने हल करना है बाय ग्रेविटी। तो 2 को आप बाहर निकालेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो x²/2। ये एक आधा हिस्सा मैंने एक सवाल के अंदर अभी कराया ऊपर। बाकी लिमिट लगाना है 0.5 का स्केयर -0.2 का स्केयर, ये आंसर होगा आपका 0.21 न्यूटन। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए बेटा।